नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप में से कई स्टूडेंट बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मॉक टेस्ट लेके आइए, तो चलिए आज से हम मॉक टेस्ट भी करेंगे, साथ ही साथ क्विक रिवीजन भी करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, अब आपकी प्रीलिम्स परीक्षा बहुत ही पास आ रही है। अब क्या होगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स घबराना शुरू कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अंत तक आपको पढ़ना है। पढ़ना मतलब किस तरीके से है कि नए चीजें नहीं पढ़नी है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट नहीं तैयार है। तो जो सब्जेक्ट में आपके कम स्कोर हो रहे हैं उस सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा और ध्यान देना है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आराम से पढ़ाई करिए, शांत मन से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। प्रीलिम्स खाली आपको क्वालिफाई करना है, चाहे वो 0.1 नंबर से हो, 0.2 से हो, लेकिन बस क्वालिफाई करना है तो बस वो भी हो जाएगा। बस आपको पढ़ाई अपनी नहीं छोड़नी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है क्लास, तो आप पूछ भी सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार अध्ययन जरूर करें, ठीक है। और हिंदी तो आपको पता ही है कि प्रीलिम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो हिंदी भी पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ये गलती मत करिएगा, हिंदी पढ़िए और रिवाइज करिए। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। मैं आपको बता दूं, प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी, मेरी स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। स्पीड स्लो लग रही है तो वीडियो को फास्ट करिए। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैम आंसर बहुत जल्दी बता दे रही है, थोड़ा सा समय लेना चाहिए, तो आप खुद वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दीजिए, फिर मेरा उत्तर को सुनिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का कि मैम बहुत तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, वो सबको साइड में रख के अपने अकॉर्डिंग स्पीड मैनेज करके उत्तर देने का प्रयास करिए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, ऋग वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। इस काल के राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई जन थी। इस काल में इंद्र और प्रजापति अंतरिक्ष के देवता थे। यहाँ पर इंग्लिश में इस प्रश्न को मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, जब भी हम किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, राजनीतिक संगठन की बात करते हैं, तो ऋग वैदिक काल में जो लार्जेस्ट आपका यूनिट होता था, जो लार्जेस्ट इकाई होती थी, उसको हम किस नाम से जानते थे? जन के नाम से जानते थे, जो कि आपका बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर पूछेगा सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, तो वो आपका कुल होता था, ठीक है। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। इस काल में इंद्र और प्रजापति अंतरिक्ष के देवता थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोथ, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है पहले प्रश्न का। अब यहाँ पर क्लास इस चार्ट को देखिए। यहाँ पर अगर आपको सबसे नीचे दिख रहा है सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट की हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संगठन में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको परिवार और कुल दिख रहा है। परिवार कुल के ऊपर ग्राम होता था, फिर विश्व होता था, फिर जन होता था। परिवार और कुल का जो प्रमुख होता था, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो था कुलूप या फिर गृहपति। ग्राम के लिए ग्रामणी, विश्व के लिए विश्वपति और जन के लिए जनपति। तो यहाँ पर इस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है। परीक्षा में ये प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपको अरेंज करने को दे दिया जा सकता है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर आप बताइए। तो आप याद रखेंगे सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता था, कुलूप इसका मुखिया होता था, उसके बाद ग्राम आता था, फिर विश्व आता था, फिर जन आता था। आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला ड्रेमेटियस प्रथम निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? ड्रेमेटियस प्रथम किस डायनेस्टी से था? शक वंश से था, पल्लव वंश से था, कुषाण से था या फिर हिंद यवन वंश से था? तो ये एक डायरेक्ट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये इन्वेडर किस वंश से था, तो आप याद रखेंगे जब भी हम ड्रेमेटियस प्रथम की बात करेंगे तो ये हिंद यवन वंश से था, जिसको कि हम इंडो ग्रीक डायनेस्टी से कहते हैं, ये बिलोंग करता था। थर्ड प्रश्न को हम देखेंगे, कथन कारण पे बेस्ड है। शामीर वंश की स्थापना कश्मीर में हुई थी, जैनुल अब्दीन इस वंश से संबंधित था। तो यहाँ पर तो आपको पहले ही दिख रहा होगा कि कथन कारण में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है? तो पहला तो आपका स्टेटमेंट गलत ही होगा, ए जो है वो तो नहीं ही होगा। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर जो फैक्ट दिया गया, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है कि गलत। तो शामीर वंश की स्थापना जो है वो कश्मीर में हुई थी, एकदम सही है। शामीर वंश कश्मीर से बिलोंग करता है। जैनुल अब्दीन की अगर हम बात करें तो वो इस वंश से संबंधित था। इसे कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महाभारत और जो रजत रंगड़ी है तो इसका इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया था, ये चीज याद रखिएगा। इन्होंने जजिया कर और गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था जैनुल अब्दीन को। ठीक है, यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और व्याख्या को हम ध्यान से देखते हैं। 1339 में जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में शामीर वंश की स्थापना किसने की थी? शमसुद्दीन ने की थी। ठीक है, शमसुद्दीन का नाम आप याद रखेंगे। लेकिन इसके वास्तविक शासक की अगर हम बात करेंगे तो सुल्तान साहबुद्दीन जो था वो इसका वास्तविक शासक था। जैनुल अब्दीन जो था वो इसी वंश से बिलोंग करता था, लेकिन इसे हम किस नाम से जानते हैं? कश्मीर के अकबर के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके शासनकाल के दौरान महाभारत और राजत रंगड़ी, जो कि कल्हड़ की राजत रंगड़ी था, उसका फारसी में अनुवाद इसने कराया था और इसने कश्मीर में गौ हत्या और जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था। ये सब चीजें मैंने आपको पहले बताई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, फ्रॉम बिफोर टू आफ्टर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति कब हुई थी? 1505 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। डच ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1602 की टाइमलाइन थी, ऐसे थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई है? 1664 में हुई है। और थॉमस रो कब आया है? तो ये 1615 में आया है। तो अब इसको अगर आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। फोर्थ का सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और यह वर्ष 1505 से 1509 तक पुर्तगाली गवर्नर रहा। डच ईस्ट इंडियन कंपनी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। और थॉमस रो की बात करेंगे तो थॉमस रो जो है वो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1664 में हुई है। अब क्लास यहाँ पर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी आपको, वो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर पूछेगा सबसे पहले कौन यूरोपीय भारत में आया था, तो आप याद रखेंगे पुर्तगाली। ठीक है, तो वो पुर्तगाली कौन था बताइए? 1498 में कालीकट के तट पर सबसे पहली बार कौन उतरा था? वास्को डिगामा उतरा था। याद रखिएगा, 1498 भी याद रखेंगे, पुर्तगाली था वास्को डिगामा, ये भी याद रखेंगे। कहां पर आया था? कालीकट में आया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, किसके शासन में आया था? जब ये कालीकट में आया तो उस समय वहां पर कौन था? तो जैमोरिन का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर पुर्तगालियों की अगर हम बात करेंगे तो पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था? आप याद रखेंगे अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा नाम याद रखिएगा। तो इतनी फैक्ट्स आपको परीक्षा में याद रखनी है जो कि मैंने आपको बताया। पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। विक्टोरिया घोषणा पत्र के संदर्भ में दिए गए कथनों में असत्य कथन को चुनें। तो क्लास यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर असत्य कथन लिखा है। ठीक है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट की बात यहाँ पर की गई है। यह घोषणा पत्र 1857 के विद्रोह के बाद जारी किया गया था। दूसरा है, इस घोषणा पत्र के बाद सेना में भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात जो है वो 5:1 कर दिया गया था।
तो फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। देखिए आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था क्वींस डिक्लेरेशन में कि आज से भारत पर क्राउन का रूल होगा। मतलब सॉवरेन कौन होगा, क्राउन होगा, ब्रिटिश रूल होगा। अब कोई भी ईस्ट इंडियन कंपनी का कोई भी यहाँ पर अस्तित्व नहीं होगा, सीधे क्राउन आप पर रूल करेगी। आप सब क्या है, हमारे नागरिक हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इसी वजह से जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस पोस्ट को क्या कर दिया गया था, वाइसरॉय की पोस्ट कर दी गई थी। वाइसरॉय मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन हम कह सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये सब चीजें 1857 के विद्रोह के बाद ही हुई थी, जिसको कि हम क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जहां पे ब्रिटिश सॉवरेनिटी की बात की गई थी, ब्रिटिश क्राउन की बात की गई थी और आज से ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा, ये बोला गया था। After this declaration, the ratio of Indian soldier and the British soldiers in the army was reduced to 5:1। ये रेशियो गलत है। इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया था, 2:1 कर दिया गया था, ताकि जो ब्रिटिश सोल्जर और इंडियन सोल्जर्स के बीच में जो अंतर है वो आपका 2:1 है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो 5:1 का रेशियो दिया है ना, वो कितना हो गया था, 2:1 हो गया था। तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा था, इस वजह से सही उत्तर क्या होगा बताइए। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान नहीं घटित हुई थी। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, जिसको कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन कहते हैं, ये लॉर्ड कर्जन के समय पे ही हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, आप सभी को पता है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी कमीशन की बात करेंगे तो ये 1904-1905 की घटना है, मतलब 1905 के समय की ही है। यंग हस्बैंड अभियान की बात करेंगे तो ये भी कर्जन के समय में हुआ था। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी 1915 में भारत में लौटे थे। तो देखिए यहाँ पर क्लास आपका सही उत्तर क्या होगा, कौन सी घटना नहीं घटित हुई है, सी। 1915 वाला जो समय है वो किसका समय है, लॉर्ड हार्डिंग का समय है। याद करिए 1911 और 12 में दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, जो कैपिटल थी उसको कहां से कहां शिफ्ट कर दिया था, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। साथ ही साथ जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया था। और इसी समय दिल्ली दरबार के समय ही लॉर्ड हार्डिंग का जो हाथी था जिसपे वो बैठे हुए थे उस पे बम भी फेंका था। ठीक है, किसने लॉर्ड हार्डिंग के उस पे बम फेंका था, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। मैंने आपको बताया था दो लोगों का नाम है, राज बिहारी बोस और राज बिहारी घोष। एक आपके मॉडरेट है, ठीक है, नरम दल के हैं, और दूसरे आपके क्या है, ये आपके हम कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरी हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन आपके रिवॉल्यूशनरी है और कौन आपके नरम दल से है, कौन क्रांतिकारी है, कौन नरम दल से है, कमेंट बॉक्स में बताइए आरबी घोष और आरबी बोस के बारे में। चलिए थोड़ा सा मेहनत करिए। अब यहाँ पर देखिए यंग हस्बैंड अभियान जो है वो भी कब हुआ था, वो भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। यंग हस्बैंड अभियान की अगर हम बात करेंगे तो यह अभियान तिब्बत में रूस के प्रभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सातवां प्रश्न, पूना की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुई थी। तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध में, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध में, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में, या फिर प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध में। ट्रिटी ऑफ पूना जो है वो आपके तृतीय एंग्लो मराठा वॉर में साइन हुई थी। इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछते हैं, हो सकता है आने वाली परीक्षा में पूछ भी ले। तो सातवें का बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था, याद रखिएगा। इस युद्ध में पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली थी। तो प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि पूना की संधि किसके किसके मध्य हुई थी। तो आप याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। अच्छा, इस संधि में क्या हुआ था ये भी देख लीजिए। इस संधि के अनुसार पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी थी, ये याद रखिएगा। बाजीराव द्वितीय ने गायकवाड़ा को $4 लाख में छोड़ दिया था और कोंकण का किला अंग्रेजों को मिल गया था। तो यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हैं, जैसे 1817 में अंग्रेजों और पेशवा के बीच में पूना की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, हमने डिस्कस कर लिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश का नियंत्रण नर्मदा नदी के उत्तर में क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में हो गया था।
इतना डीप में प्रश्न नहीं पूछता है। बाजीराव को भी गायकवाड़ के दावे को त्यागना पड़ा था, मैंने आपको बता दिया। नवंबर 1817 में ब्रिटिश और सिंधिया के बीच में ग्वालियर की संधि हुई थी, ठीक है। 1818 में ब्रिटिश और होलकर के बीच में मंदसौर की संधि हुई थी। ये चीज याद रखिएगा, पेपर में ये भी पूछता है। तो पूना की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, जल्दी बताइए। अंग्रेजों और पेशवा के बीच में, पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। ग्वालियर की संधि पूछेगा तो आप याद रखेंगे किसके, ब्रिटिश और सिंधिया के बीच में ग्वालियर की संधि। मंदसौर की संधि होलकर और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। यहाँ पर देखिए 1788 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के प्रतिनिधित्व द्वारा प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी वार्ता के बाद सालबाई की संधि हुई थी। तो पेपर में परीक्षा में पूछा है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के बाद। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्लास रिवीजन हुआ होगा आपका। मैंने आपको बताया है ना कि आज के क्लास में हम प्रश्नों को तो डिस्कस करेंगे, उत्तर भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उन फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस भाग में संसद से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब जब भी आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप शेड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी आपकी हैं सूची, ठीक है, जो सूचियां दी गई हैं उसमें पढ़ लीजिएगा किसमें क्या, पार्ट्स में किस भाग में किसके बारे में बात किया है, परीक्षा में प्रश्न बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जहां से पेपर में प्रश्न बनता है। देखिए ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं क्लास जो कि नहीं स्टूडेंट गलत करते हैं। जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं ना प्रीलिम्स, उनसे पूछेगा, उनके पॉलिटी के एक भी प्रश्न नहीं गलत होते हैं, ठीक है। मैं मान सकती हूँ कि आपका जो मिडवल वाला पोर्शन है हिस्ट्री में, ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री, वहां से प्रश्न स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत डीप में पूछ लेता है या कहीं अलग से पूछ लेता, नहीं पता रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए। लेकिन पॉलिटी के प्रश्न, इन्वायरमेंट के प्रश्न, साइंस के प्रश्न ज्यादातर स्टूडेंट्स के सही होते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है। तो इन सब पोर्शंस पर फोकस करिए आप लोग। अगर आप लोग पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए, ठीक है। और अगर आप पहले अपीयर हो चुके हैं, आपने मेंस भी कई बार दिया है, तो मुझे आपको ये सब चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये सब चीजें खुद पता होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो यहाँ पर देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रोविजन में पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, तो ये आपके पार्ट 5 में है, भाग 5 में। 8वें का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। 9वें प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है आपको। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है राज्यसभा के सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, असत्य स्टेटमेंट बताना है। तो राज्यसभा का जो सभापति है उसको राष्ट्रपति थोड़ी नियुक्त करता है, ये तो आपका गलत है। राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। तो उसको राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति होता है सभापति, और उसको राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे नियुक्ति होती है उपराष्ट्रपति की। जो दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया है, राज्यसभा के सभापति उस सदस्य का सदस्य नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर बी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ऐसे गलती हो जाती है, तो ए आपका सही उत्तर होगा फॉल्स स्टेटमेंट पूछने की वजह से। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ए सही उत्तर। अब क्लास यहाँ पर हम राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज की बात हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है तो उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स आपके शामिल होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जब भी वोटिंग होगी तो जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके सदन के आपके नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स दोनों शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। लेकिन जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करते हैं, तो यहाँ पर खाली आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं संसद के, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। नामांकित जो आपके सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं हिस्सा लेते हैं। अब आप खुद सोचो, उनका जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है, उनको नामांकित कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो वो क्यों लेंगे, अगर ऐसा वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में।
अब प्रेसिडेंट कहेगा कि भाई एक काम करो, मेरे फेवर में वोटिंग कर देना, जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें नॉमिनेट कर दूंगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक तरीके से क्या गलत हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा, जब भी हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं संसद में, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, खाली इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, स्टेट हैव नो रोल टू प्ले। वाइस प्रेसिडेंट का जब भी इलेक्शन होगा तो इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, तो यहाँ पर जो भी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी मेंबर्स आपके शामिल होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस आप ऐसे याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के इलेक्शन में इसलिए नहीं शामिल होते क्योंकि उनको आगे चलकर राष्ट्रपति ही नॉमिनेट करता है, तो उनको नहीं लिया जाता इलेक्शन में। लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो उसमें आपके शामिल होंगे। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं होंगे, राज्य के मेंबर्स नहीं होंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा के जो आपके राज्य में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, उसके मेंबर्स आपके होंगे। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स याद रखिए, इलेक्टेड शब्द आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे किसी भी प्रश्न को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मॉक टेस्ट है तो जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर करना है। 10वां देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं, जिसकी चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊंगी। 10वें का डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इस तरीके के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोवेल की बात करें, लोवेल की, तो लोवेल ने क्या स्टेटमेंट दिया था? लोवेल ने कहा था कि कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, अगर हम रैमेजे की बात करें, रैमेजे मोर की बात करें, तो इन्होंने कहा था या राजरूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील है। किसकी बात हो रही है? हम कैबिनेट की भूमिका की बात करें, ये याद रखिएगा। जितने भी स्टेटमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैबिनेट से रिलेटेड है। लोवेल ने कहा कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है। रैमेजे मोरे ने कहा यह राजरूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, और आइवर जेनिंग्स की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने कहा कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है या ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। और ग्लेस्टोन ने क्या कहा? अभी हमने डिस्कस किया, कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, और भी स्टेटमेंट किसने क्या कहा परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार देखा गया है, पूछ लिया गया है। चलिए 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है, आर्टिकल्स दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है, असंगत कौन सा है। 110 की बात करेंगे तो यहाँ पर मनी बिल की बात की गई है, एकदम सही है। 123 की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात की गई है, एकदम सही है, याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा है। 108 की बात करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइंट सेशन की बात की गई है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, ये भी सही है। 111 में संघीय बजट की बात की गई है, जो कि आपका गलत है। ठीक है, बी आपका गलत है। तो कौन सा इनकरेक्टली मैच था? तो बी। अच्छा क्लास, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है जिसमें हमने ज्वाइंट सेशन की बात की है, संयुक्त अधिवेशन की बात की है, वहां पर किस तरीके का प्रश्न बनता है मैं आपको बता दूं। 2 प्रश्न बनता है कि ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है। तो आप याद रखेंगे, कभी भी ज्वाइंट सेशन होगा जब राज्यसभा लोकसभा का, तो यहाँ पे ज्वाइंट सेशन को बुलाता है प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर है वो इसकी अध्यक्षता करता है। दोनों प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर 111 की बात करें तो यहाँ पर 111 में एसेट की बात की गई है। देखिए, राष्ट्रपति के अनुमति की बात की यहाँ पर की गई है, ये देखिएगा यहाँ पर 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो भी विधेयक होता है, जब वो राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है उनकी अनुमति के लिए, तो ये किसमें बोला गया? अनुच्छेद 111 में। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अब 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए
बनी निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले आपको सरकारिता आयोग दिया है, सरकारिया कमीशन आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग दिया है, फिर राजमन्नार समिति दिया है। तो क्लास यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग सबसे पहले आया, एआरसी, ठीक है। मोरारजी देसाई के समय में एआरसी का गठन हुआ था, जिसको कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कहते हैं। फिर उसके बाद राजमन्नार समिति आई है, फिर सरकारिया कमीशन आया है। तो 2, 3, 1 कहीं पे दिया है, 2, 3, 1 डी में दिया है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। देखिए 1966 में जब हम बात करेंगे तो मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है। इसमें एक आयोग का गठन किया गया था, जिसने कि एआरसी रिपोर्ट के बारे में रिकमेंडेशन दिया। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखेंगे हनुमंतैया थे, ठीक है। परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो हनुमंतैया का नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, इन्होंने क्या सुझाव दिया था, उसको भी देख लीजिए। इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए गैर राजनीतिक व्यक्ति को बनाने का सुझाव दिया था, कि जो भी गवर्नर है वो एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हो, मतलब वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। इन्होंने यह सुझाव दिया था। राजमन्नार समिति के गठन की अगर हम बात करेंगे तो 1969 में हुआ था, ठीक है। और जो वीपी राजमन्नार थे वो इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम भी पड़ा। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी? इन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल हैं, जो ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के प्रसाद पर बोलते हैं ना, प्लेजर पे, इस प्रावधान को, इस प्रोविजन को खत्म कर देना चाहिए। ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। सरकारिया कमीशन की बात करेंगे तो 1983 में इसका गठन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आरएस सरकारिया ने, और उन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम पड़ा। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था। तो परीक्षा में प्रश्न बनता है कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो याद रखिएगा सरकारिया कमीशन ने। पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न, सेंटर स्टेट रिलेशन या सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कौन कौन से कमीशंस थे, कौन कौन सी कमिटीज थी? तो उसमें एक ऑप्शन आपको दिया रहता है सरकारिया कमीशन, तो टिक लगा के आइएगा, ठीक है। तो प्रश्न कई तरीके से बना रहता है, तो याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाके व्याख्या में आपको ये बता दिया कि इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। लेकिन परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न यही बनता है कि कौन से कमीशन आपके सेंटर स्टेट, राज्य और ये आपके यहाँ पर देख लीजिए केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। तो सरकारिया कमीशन, एआरसी कमेटी, याद रखिएगा राजमन्नार कमेटी। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न। भारत के भूकंपीय क्षेत्र के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनना है। भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय जोन भूकंप जोन 2 है। भूकंप जोन 4 के अंतर्गत देश का सर्वाधिक क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना, ट्रू बताना है। मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, नहीं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, फॉल्स पूछा है कि ट्रू पूछा है। मेरे में ये दिक्कत है, तो आप लोग ध्यान से देखा करिए कि यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय जोन भूकंप जोन 2 है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो क्लास दिया है कि भूकंप जोन 4 के अंतर्गत में देश का सर्वाधिक क्षेत्र आता है, ये आपका गलत है। भूकंप जोन 2 के अंतर्गत में देश का सर्वाधिक क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर खाली आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 13वें का ए। अगर हम बात करें भूकंप जोन 2 की, तो इसके अंतर्गत 41.4% आपका एरिया कवर होता है। यहाँ पर देख लीजिए सेस्मिक जोन जो है वो आपके 2, 3, 4, 5 में डिवाइडेड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो जोन 2 है वो सबसे लो डैमेज, यहाँ पे सबसे कम डैमेज होता है। जोन 5 में आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके कवर है, ठीक है। इधर गुजरात वाला एरिया आपका कवर है। ये वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है। यहाँ पर बहुत तेज अगर भूकंप आता है, बहुत तेज भूकंप के झटके फील होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। तो 2, 3, 4, 5 और सबसे ज्यादा एरिया किसका है? लो जोन में आता है। अगला हम देखते हैं 14 प्रश्न। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट की बात की गई है, पश्चिमी कोस्ट की। तो वेरावल, श्रीवर्धन, ठीक है, पॉइंट कैलिमर और गोपालपुर। गोपालपुर तो आपका उड़ीसा में है, तो यहाँ पर चौथा जहां पर है खट से काट दो। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? और पॉइंट कैलिमर की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब आपका थर्ड भी नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? बी होगा, वेरावल और श्रीवर्धन। 14 का सी आपका
सॉरी 14 का बी आपका सही उत्तर है। देखिए मैंने यहाँ पर सी काटा है लेकिन गलती से सी बोल दिया है, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेरावल बंदरगाह की बात करेंगे तो ये कहां पर है, गुजरात में है। श्रीवंदर पोर्ट की बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र में है। पॉइंट कैलिमर कहाँ है, तमिलनाडु में है। गोपालपुर कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। किसाऊ बांध, श्री सेलम बांध, पोंग बांध, साइलेंट वैली। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं ज्योग्राफी के, तो तैयार रहिएगा। किसाऊ बांध जो है वो टॉन्स नदी पर है, सही है। श्री सेलम बांध की बात करेंगे तो यहाँ पर कावेरी नदी दी गई है, ये गलत है। श्री सेलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, पोंग बांध की बात करेंगे तो ब्यास नदी सही है। साइलेंट वैली की बात करेंगे कुंती पूजा नदी सही है। तो 15 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड बोला था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए श्री सेलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। यह बांध कहां पर है, तेलंगाना में है। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। पृथ्वी पर पहला महाकल्प आर्कियोजिक था और आर्कियोजोइक महाकल्प की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। क्लास यहां पर अगर आप देखेंगे तो आर्चियन, धारवाड़, ठीक है, कुटब्बा, ठीक है, गोंडवाना, इस तरीके से आपका रहता है। अगर हम बात करें गोंडवाना में तो आपको पता है यहां पे जीवाश्म पाया जाता है। पेपर में प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा कोयला किस रीजन में पाया जाता है, तो वो गोंडवाना रीजन में पाया जाता है। फॉसिल्स यहाँ पाए जाते हैं। आर्चियन की अगर हम बात करेंगे, जिसको कि आर्चियन जोइक दिया गया है यहाँ पर आपके फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, ना ही धारवाड़ में फॉसिल्स मिलते हैं। धारवाड़ रीजन में आपके आयरन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। परीक्षा में पूछता है, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि मिनरल्स किस जोन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे धारवाड़ जोन में। ठीक है, अगर पूछेगा कि कोयला किस रीजन में पाया जाता है, गोंडवाना में फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो पहला तो आपका सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, ए जो है वो ट्रू है बट आर इज फॉल्स। तो 16 का सी आपका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं हम एक बार। देखिए 16 का सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखिए अगर हम आर्चियन की बात करेंगे तो इस क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 17। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित करिए। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो अगर हम देखेंगे सबसे नीचे कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फियर, जिसको कि हम क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर आपका है स्ट्रैटोस्फियर, जिसको कि समताप मंडल कहते हैं। उसके बाद आपका मेसोस्फियर आएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 3 के बाद 3 1 2। ठीक है, 17 का ए आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं इसको एक बार क्लास। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। और इसको देखिए यहाँ पर एक बार इस फिगर को, ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रैटोस्फियर, मध्य मंडल, ठीक है, मेसोस्फियर, ताप मंडल, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सोस्फियर। तो यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल में आपकी वेदरिंग होता है। ठीक है, इस चीज में बच्चे बहुत डाउट कर रहे थे। मैंने किसी क्लास में उन लोगों को बताया था कि जितने भी आपके जेट प्लेन्स हैं या प्लेन्स हैं वो ज्यादातर समताप मंडल में उड़ते हैं। इसलिए समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि वहां पे मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, क्लाउड्स नहीं होता है, तो वो बहुत आराम से उड़ते हैं। तो ये एकदम सही था जो मैंने आपको क्लास में बताया था। अगर परीक्षा में कभी भी पूछे कि प्लेन्स को उड़ने के लिए, जेट प्लेन्स को उड़ने के लिए आइडियल जोन कौन सा होता है, तो आप समताप मंडल ही लगा के आएंगे, स्ट्रैटोस्फियर ही। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रोपोस्फियर में आपके प्लेन्स नहीं उड़ते हैं। मैंने आइडियल कंडीशन की बात की थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे इतना कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में प्रश्न बनेगा भी नहीं। यहां पर बस आप ये याद रखिएगा कि जो ओजोन लेयर है वो आपके समताप मंडल में है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि हमें किससे, पैराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेस से। और ओजोन को किस में मेजर किया जाता है बताइए, डॉप्सन में मेजर किया जाता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। सारी चीजें अब आपको याद होगी ये सब चीजें। और यहाँ पर क्षोभ मंडल की हम बात करेंगे तो जितने भी मौसमी परिवर्तन होते, क्लाउड और ये सब फॉर्मेशन आपका क्षोभ मंडल में होता है। चलिए अगला हम देखते हैं।
18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। ओवन बांध दिया है, सेन्नार बांध दिया है, इंगा बांध दिया है, करीबा बांध दिया है। डैम से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करेंगे ओवन बांध की तो ये आपके व्हाइट नाइल रिवर पे है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, एकदम सही है। सेन्नार बांध की बात करेंगे तो नीली नील ब्लू नाइल रिवर पे, ये भी सही है। इंगा बांध जो है वो कॉन्गो नदी पर है, और करीबा बांध की बात करेंगे तो जाम्बेजी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? 1 2 4 3, 1 2 4 3 यहां पर दिया है डी में। 18 का डी आपका सही उत्तर है। क्लास आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल हो रहा होगा, मैं यही आशा करती हूँ। ठीक है, आपके लिए मदद मिले आपको इस सेशन से। ओवन बांध हमने डिस्कस कर लिया है, फिर हम इसको नहीं पढ़ने में समय व्यर्थ करेंगे। मैंने आपको बता दिया ओवन बांध की बात नील नदी पर, ठीक है, श्वेत नील व्हाइट नील नदी की जब हम बात करते हैं। यहां पर सेन्नार बांध की बात करेंगे, नीली हो गई, आपको मैंने बता दिया। इंगा बांध जो है वो जायरे कॉन्गो नदी पर बनाया गया है, और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। चलिए, अच्छा यहां पर देख लीजिए, इन बांधों के अलावा मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर काहोरा बासा बांध भी बनाया गया। ये चीज याद रखिएगा। अगर पूछेगा काहोरा बांध कहां पर है, काहोरा बासा बांध, तो आप याद रखेंगे जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, ऐसे ही कैंजी बांध जो है वो नाइजर नदी पर है। देखिए, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और आपको सर ने पढ़ाया भी होगा, ये भी मुझे पता है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैंजी बांध कहां पर है? नाइजर नदी पर है। ठीक है, कोसाम्बो बांध जो है वो बोल्टा नदी पर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? एक तरफ आपको मेला दिया गया है, दूसरी तरफ आपको जनपद दिया है। तो ढाई घाट मेला आजमगढ़ नहीं, खिचड़ी मेला बहराइच। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है ना, गोरक्षनाथ मंदिर। नक्कटिया मेला बलिया, नक्कटिया मेला जो है वो बलिया में नहीं बनारस में लगता है। रामनगरिया मेला की बात करेंगे तो फर्रुखाबाद में। तो यहाँ पे डी आपका सही है और सब आपके गलत है। ठीक है, डी सही है। यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में लगता है। ढाई घाट मेला की बात करेंगे तो ये शाहजहांपुर में लगता है। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के दिन गोरखपुर में लगता है। नक्कटिया मेला जो है वो बनारस में लगता है, और रामनगरिया मेला जो है वो फर्रुखाबाद में लगता है। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 21वां। निम्नलिखित विधियों में से किस किस विधि का प्रयोग राष्ट्रीय आय के मापन के लिए किया जाता है? नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी तीन आपके दिए गए हैं, उत्पादन, आय, व्यय विधि, तीनों का प्रयोग आय मापन, राष्ट्रीय आय मापन में किया जाता है। तो 21 का डी आपका सही उत्तर है। डी सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए। 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। यह योजना वर्ष 2014 से 15 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के कुल खर्च का जो 75% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन है, ये आपकी 2014 से 15 से आपकी इंप्लीमेंट की गई है, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब कितना है, तो वो आप याद रखिएगा, जो स्टेट्स है उसमें 60:40 है। मतलब 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% एक्सपेंडिचर स्टेट देगी। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे, तो वहां पे 90:10 है। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। और यहाँ पे क्या पूछा है? फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो फॉल्स पूछा है, तो सही उत्तर क्या होगा? बी। बी आपका सही उत्तर होगा। हम चेक भी करेंगे इसको। देखिए, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस योजना के तहत भारत सरकार पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रम के कुल परिव्यय का 60% योगदान करती है, जबकि 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय राज्यों को 90% वित्त का योगदान करती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं 23वां। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। इसके आधार वर्ष में परिवर्तन करके 2011-12 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर IIP की बात की गई है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की गई है। इसमें सर्वाधिक भारांक
खनन क्षेत्र को दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पहला आपका दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो दिया गया है ना कि हाईएस्ट वेटेज माइनिंग सेक्टर को, खनन क्षेत्र को दिया गया है, ये आपका गलत है। इसमें रिफाइनरी को सबसे ज्यादा दिया गया है, तो एक ही आपका सही होगा। देख लेते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट नहीं, फॉल्स पूछा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आंसर को हम चेक भी करेंगे, 23वें का बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे बी आपका सही उत्तर है, देख लीजिए। हम जब भी आईआईपी की बात करते हैं, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 8 कोर सेक्टर्स को लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके रिफाइनरी है सबसे ज्यादा वेटेड, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, फिर स्टील है, कोयला है, कच्चा तेल जिसको कि हम क्रूड ऑयल कहते हैं, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर था। 24वें प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम कब आपकी स्टार्ट हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, अप्रैल 2015, जनवरी 2016, दिसंबर 2017 और अगस्त 2016 दिया गया है। तो यहाँ पर क्लास अगस्त 2016 है, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा वैसे, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर है। 25वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? According to 2011 census, which of the following state has the highest increase in infant sex ratio? हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पंजाब। 25वें का सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, सी सही उत्तर है। देख लेते हैं, देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात जो है देश का वो है 919। इसमें वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है। वर्ष 2011 में शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर देखी गई? पंजाब में देखी गई। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, तो सर्वाधिक वृद्धि चंडीगढ़ में हुई है, ठीक है। चंडीगढ़ में 35 अंकों की वृद्धि हुई है। और शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक कमी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर में 79। तो यहां पर बस एक बार याद रखिएगा पंजाब का नाम। चलिए 26वें प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में शामिल नहीं है? गांधीनगर, कोलकाता, पुणे या फिर सूरत। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? गांधीनगर, ठीक है। 26वें का ए आपका सही उत्तर है। गांधीनगर 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगरों में शामिल नहीं है। 26वें का ए आपका सही है। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या जो है वो 9 है। और ये कौन कौन से हैं आपके? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत। गांधीनगर नहीं है, याद रखिएगा। 27वें को अब हम देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत स्टेट उत्सर्जन मानक बीएस स्टैंडर्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड जिसको कि हम कहते हैं, 1998 में, 2000 में, 2008 में या फिर 1986 में? बताइए किस वर्ष की गई थी? 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर अभी हम देखेंगे 2020 से हम लोग BS 6 की बात करें, स्टेज 6 की बात करें ना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 27 का बी। एक बार चेक कर लेते हैं, बी आपका सही उत्तर है। देखिए बीएस भारत स्टेज उत्सर्जन मानक की अगर हम बात करेंगे तो इसको केंद्र सरकार द्वारा BS 1 के नाम से वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अभी अगर हम देखेंगे वर्तमान में देश में BS 6 अप्रैल 2020 से लागू है। 28वें प्रश्न को अब हम देखेंगे। एक तरफ आपको फसल दी गई है, दूसरी तरफ प्रजाति दी गई है। RO के प्रश्न में क्रॉप से रिलेटेड, क्रॉप डिजीज से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। यहाँ पर देखिए गेहूं की अगर हम बात करेंगे तो गेहूं कल्याण सोना जो है वो गेहूं की वैरायटी है, ठीक है। इसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। ए का सेकंड 2 जगह दिया है, वेरी गुड। चने की बात करेंगे तो सपना जो है वो चने की वैरायटी है। नहीं, सपना चने की वैरायटी नहीं है, ये चौथा है ना, सपना नहीं, मटर की वैरायटी सपना है, क्योंकि सपने में आजकल ठंडी में लोग बहुत मटर खा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा वो करते हैं। ए का हमारा क्या था? 2 था, ठीक है। हमने बताया आपको डी का 4th होगा। डी का 4th मतलब मटर, सपने में मटर खा रहे हैं, आजकल ठंडी है तो मटर खा रहे हैं, तो डी का 4th ये हो गया।
तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 28वें का सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चने की बात करेंगे तो उदय जो है वो चने की, जो लोग चना खाओ, ठीक है, घोड़े की तरह दिमाग तेज होगा, जल्दी जल्दी दौड़ोगे, उदय होगा जीवन में। अरहर की अगर हम बात करेंगे तो अरहर की दाल खाओ, अमर हो जाओगे। चलो, अब याद करने वालों ने याद कर लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, सी आपका सही उत्तर है। और जो हंस रहे होंगे वो हंस ही रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि मैम ने बोला क्या। सपने में मटर खाओ, ठीक है, फिर चना खाओ, फिर उसके बाद वो खाओ, अरहर की दाल खाओ, अमर हो जाओगे। उदय के लिए क्या खाओ? चना खाओ। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहां पर आप देख लीजिए। 1 मिनट क्लास, इसको थोड़ा सा स्लाइड में कसम। हाँ, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1999 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि योजनाओं से पूछ लिए जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो जब भी पास्ट ईयर्स के पेपर्स भी लगाओगे ना तो देखोगे ये योजना पूछी गई है। तो जहां पर भी पढ़ रहे हो ना वहां पर लिख लो, एक दिन रटने के लिए मत बैठो, लिख लो ना। जब भी पढ़ाई करने बैठो एक बार उन योजनाओं का ईयर देख लो, एक बार जब शाम को पढ़ो तब देख लो, तो एग्जाम तक आराम से तैयार होगा। अगर आखिरी के लिए छोड़ोगे कि आखिरी में देखूंगा कौन किस वर्ष में आया, तो एकदम परेशान हो जाओगे, ऐसे पसीने टपकने लगेंगे। तो जहां पर भी अब पास्ट ईयर्स के पेपर्स लगा रहे हो और देख रहे हो ये योजना पूछी जाती है, तो उसको कहीं पे भी पढ़ रहे हो वहीं पे लिख लो, आराम से पूछ जाएगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मधुमेह रोग तब होता है जब, अब जो मधुमेह पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज जिनको होती है, वो कौन सा इंजेक्शन लेते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो जब वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो ये क्या शो करता है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है ना, तभी तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं। तो यहां पर देख लो, इंसुलिन का अतिश्रवण मतलब ओवर सिक्रेशन नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो वो बाहर से इंसुलिन क्यों इंजेक्ट करते हैं? ठीक है, वैसोप्रेसिन का बोला गया हाइपोसिक्रेशन नहीं, इंसुलिन का अल्प श्रवण ये है हाइपोसिक्रेशन। ठीक है, कम सिक्रेशन होता है, इस वजह से वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो 30 का सी आपका सही उत्तर है। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संतृप्त वसाओं के अधिक सेवन में होता है? ठीक है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट की वजह से कौन सा रोग होता है? मेरिस्मस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, क्वाशरकोर दिया गया है, फिर एपिडेमिक ड्रॉप्सी दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? एथ्रोक्लेरोसिस। ठीक है, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करेंगे, देखो ये क्या लिखा है, एथ्रोक्लेरोसिस इज थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज कॉज्ड बाय ब्लेंडिंग अप ऑफ प्लेग इन द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरी। मतलब जो फैट है ना वो आपकी आर्टरीज में जम जाते हैं, उसकी बात की गई है। अच्छा, और मेरिस्मस की अगर हम बात करेंगे तो रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि कौन सा रोग प्रोटीन और कैलोरी की कमी की वजह से होता है, तो वो मेरिस्मस होता है। ठीक है, क्वाशरकोर की अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। ये दोनों प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, मेरिस्मस और क्वाशरकोर। यहाँ पे एपिडेमिक ड्रॉप्सी की बात करेंगे तो जो सरसों का तेल होता है ना, जो सरसों के बीज होते हैं उसको आर्जीमोन के बीज से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एपिडेमिक ड्रॉप्सी रोग होता है। ये चीज याद रखिए, सरसों की तरह ही दिखता है आर्जीमोन का बीज, उससे उसको रिप्लेस करके, अब आपको पता है मिलावट वाले की वजह से होता है ये चीज, तो ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। 32 प्रश्न को देखेंगे, यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। ठीक है, यह डायफ्राम के नीचे स्थित होता है या जिन कोशिकाओं से बना होता है उससे हम स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। देखिए, यकृत की बात करें, लिवर की बात करें तो ठीक है, ये डायफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है, ये सही है, लेकिन ये जिस सेल से बना रहता है उसको हम स्टेम सेल नहीं कहते हैं। यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है ना, तो 32 का ए आपका सही उत्तर होगा। जो दूसरा स्टेटमेंट है कि यकृत की जो कोशिकाएं हैं ना वो ग्लिसन्स कोशिकाओं से बनी रहती है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा भी है ताकि आपको समझ में आए, ग्लिसन्स कोशिकाओं से बनी रहती है, ना कि स्टेम सेल से, याद रखिएगा। 33वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुनें। फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है उस रंग का प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट चुननी है क्लास, ये याद रखिएगा। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ पर्पल लाइट इज हाईएस्ट, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पर।
दूसरा, जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है उस रंग का प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होता है, ये आपका गलत है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिसकी होती है उसका जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है, इनवर्सली हम कह सकते हैं। अगर लॉन्गेस्ट होगा तो स्कैटरिंग सबसे कम होगी, ठीक है। अगर स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। आप देखिए, कभी भी हमें अगर डेंजर के सिंबल को दिखाना रहता है तो हम लाल रंग का यूज करते हैं। ट्रैफिक लाइट में लाल रंग का यूज क्या शो करता है, अब स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। किसी भी चीज में खतरा दिखाना रहता है तो लाल रंग से लिखा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है और विजिबिलिटी ज्यादा होती है, दूर से भी हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, फॉल्स पूछा है, इस वजह से बी आपका सही उत्तर होगा। 33 का बी आपका सही उत्तर है क्लास। ये देख लीजिए, यहाँ पर हम विबग्योर की बात करते हैं, आप सभी को पता है विबग्योर के बारे में, पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे, मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे, तो आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको चीजें बता दी। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, वॉयलेट की होगी। सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होगी, रेड की होगी। और दोनों में एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का है, ये भी याद रखिएगा। 34 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अणुओं में से कौन कौन से अणु द्रव्यमान संख्या में शामिल किए जाते हैं। मास नंबर में किसको शामिल किया जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जाती है जब मास नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 और 3 ए में दिया है, तो 34 का ए आपका सही उत्तर होगा। एक बार हम इसको चेक भी करते हैं, देखिए ए आपका सही उत्तर है। 35 प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ आपको अम्ल दिया गया है, दूसरी तरफ उपयोग दिया गया है। एसिड और उनका यूज, कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक, फॉर्मिक और ऑक्जेलिक अम्ल। तो चलो देखते हैं, इसको लगाते हैं। कार्बोनिक एसिड की जब हम बात करेंगे तो कार्बोनिक एसिड आपके किस में पाए जाते हैं, सोडा वाटर में, ठीक है, ए। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपके फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर्मिक रबड़ में और ऑक्जेलिक फोटोग्राफी में। क्लास, इस तरीके के प्रश्न साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। सोडा वाटर में ना हम बोलते हैं ना, जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो तो उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर 35 का डी आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये याद रखिएगा, छोड़ने की गलती मत करिएगा ऐसे प्रश्नों को। अब यहाँ देखिए, आपको बोला गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई, ठीक है। वर्ल्ड टर्टल डे 22 मई, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, वर्ल्ड राइनो डे 24 सितंबर, नहीं 22 सितंबर। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बी आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। 22 सितंबर को राइनो डे मनाया जाता है। वन हॉर्न राइनासोरस कहाँ पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, इन्वायरमेंट की क्लास किया है ना, काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। किसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है, औरंग नेशनल पार्क को। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। सारी चीजें याद रखना। 37 देखते हैं। तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है। विकिरण, लेटेंट हीट, कन्वेक्शन या फिर कंडक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। 35 का बी होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज वन सब्सटेंस टू द अदर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ आपको कार्बनिक यौगिक दिया गया है, फिर उपयोग दिया गया है। फॉर्मिक एसिड का हम यूज करते हैं फॉर्म ऑफ रबड़ में, फिर एसिडिक का रबड़ स्मेल्टिंग में, यूट्रोपाइन का ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी डिजीज में, ईथर का मेकिंग ऑफ सेक्रीन में। तो मैं आपको बता दूं क्लास, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का यूज जो है ना वो रबड़ स्मेल्टिंग में किया जाता है, रबड़ का स्कंदन में। एसिटिक एसिड आपके विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये आपको पता होगा। यूट्रोपाइन मूत्र रोगों के उपचार में ये सही है, ठीक है, यूट्रो। और ईथर सेक्रीन बनाने में, ये आपका। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, करेक्टली मैच पूछा है तो सी सही उत्तर होगा। एक बार देखते हैं इसको सॉरी क्लास, यहाँ पर देखिए सी सही उत्तर है। फॉर्मिक अम्ल जो है वो आपको
फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए रबड़ का स्कंदन आदि में प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड आपके सिरके में पाई जाती है। ईथर का उपयोग जो है वो हम लोग एनेस्थेटिक या एज अ सॉल्वेंट की तरह करते हैं। 39 देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की बात की गई है, रेड ब्लड सेल की बात की गई है। उनसे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? ठीक है, सही है, ये बोला गया है। It carries oxygen from the lungs to the all cell of the body. It has a nucleus. Its formation is in red bone marrow. और फोर्थ आपका दिया गया hemoglobin only participate in the transport with oxygen. एक बार इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ूंगी। या फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है हीमोग्लोबिन। ये क्या बात की है? रेड ब्लड सेल की। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मंजा मतलब रेड बोन मैरो में होता है। हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन के साथ परिवहन में भाग लेती है। देखिए जो फोर्थ स्टेटमेंट में ना जिसमें दिया गया कि केवल ये ऑक्सीजन के परिवहन में भाग लेती, ये गलत है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात की जाती है, तो फोर्थ आपका गलत है। तो फोर्थ को हम हटाएं जरा, तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन बचेगा? ये हट गया, ये हट गया, 1 2 3 1 3। ठीक है, अब देखिए जब भी हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में आपके न्यूक्लियस नहीं होता है, ये भी गलत है, तो 2 भी नहीं होगा। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? करेक्ट पूछा ना, तो 1 और 3। देखिए आरबीसी में आपके न्यूक्लियस नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। कौन 2 एक्सेप्शन है? एक ऊंट और एक लामा, जिनके आरबीसीज में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। ये एक अपवाद है, याद रखिएगा। नहीं तो जब भी हम आरबीसी की बात करेंगे, लाल रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे, तो ये आपकी छोटी चपटी गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट की आरबीसी में और लामा के आरबीसी में आपके केंद्रक होता है, ये आप याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के परिवहन में भाग लेती है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं में लौ युक्त प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? आरबीसी में जो रेड कलर का जो प्रोटीन होता है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हीमो वर्णक है। इस लाल रंग इसका रंग लाल होता है, इसी कारण रुधिर कणिकाओं का भी रंग जो है वो आपका लाल होता है। तो कभी अगर पूछे कि जो हीमोग्लोबिन है उसके वजह से रेड कलर होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य सुमेलित है? ग्रंथियां दी गई है, रोग दिया गया। थायराइड, घेंगा, यहाँ पे जो आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड आपकी फूल जाती है, वो सही है। ठीक है, अग्नाशय, डायबिटीज, फिर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड, इंड्यूस्ड ग्रोथ, फिर एड्रिनल ग्लैंड दिया है आपका जड़वा मानता। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा नॉट करेक्टली मैच पूछा है, मतलब कॉम्बिनेशन जो गलत है। ठीक है, थायराइड की वजह से आपका घेंगा होता है, अग्नाशय, मधुमेह, पीयूष ग्रंथि, प्रेरित वृद्धि, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड की वजह से जड़वा मानता नहीं, क्रिटिनिज्म नहीं, ये भी थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं क्रिटिनिज्म की, तो यहाँ पर it is one of the cause of the underactive thyroid function at the birth called congenital thyroidism, historically referred to a cretinism। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, आज के टेस्ट को। होप आप लोग ने अच्छा परफॉर्म किया हो, और अगर किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो आप निराश नहीं होंगे। ठीक है, आप निराश मत होइएगा प्लीज। ये मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लाया गया है आपको परेशान करने के लिए, बस थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि परीक्षा पास है। अगर अभी आप सतर्क नहीं हो रहे हैं तो लास्ट मिनट पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप सतर्क होइए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, पास्ट ईयर्स के पेपर को सॉल्व करिए, प्रीलिम्स अवश्य क्वालिफाई होगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हमारी टीम को बताइए कि इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, प्लीज हमारे लिए इस टॉपिक को कवर किया जाए। हम उस टॉपिक को जरूर करेंगे कवर। ठीक है, डिकोड एग्जाम आपका साथ देगा, पहले भी दिया है और इसी तरीके से देता रहेगा। ठीक है, आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको मेहनत आपको करनी है। हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। तो परिश्रम करिए, परीक्षा नजदीक है, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।
इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, निराश बिल्कुल मत होइए और एक भी दिन ना बर्बाद करिए। ठीक है, चलिए क्लास खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।